हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा की थी भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर के अक्षांश व देशांतर रेखाओं के संदर्भ में। आगे हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट भारत की सीमाओं की स्थिति। भारत की सीमाओं की स्थिति। जैसा कि हमने देख चुके थे हम भारत की सीमाओं के संदर्भ में भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ के अंतर्गत इसका अध्ययन किया था। भारत के 7 पड़ोसी राष्ट्र हमारी स्थलीय सीमाओं से आबद्ध थे। साथ ही हमारे निकट पड़ोसी देशों के संदर्भ में 3 देश जलीय सीमाओं से जुड़े हुए थे। तो हम देखें हमारी सीमाएं किस प्रकार की हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले हम इसका अध्ययन एक सामान्य रूपरेखा के तहत करेंगे, जो कुछ इस प्रकार से होगा। उत्तरी व उत्तरी पूर्वी सीमा। उत्तरी व उत्तरी पूर्वी सीमा भारत की पर्वतीय सीमा है और पर्वतीय सीमा के रूप में यहाँ हमारी स्थिति एक हिमालय पर्वत के रूप में पाई जाती है। पर्वत तो है, साथ ही पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत है। तो भारत की भौगोलिक सीमाओं के साथ हमारी स्थलीय सीमा पर उत्तर व उत्तरी पूर्वी स्थिति में हिमालय सीमा बनाता है, जो प्राकृतिक सीमा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट स्थिति में हम देखें पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा का संबंध हमारा जलीय सीमा से है। जलीय सीमा के साथ पाया जाता है। जलीय सीमा किस प्रकार से है? यहां हमारी जलीय सीमा का संबंध बंगाल की खाड़ी के जल के साथ लगता है। बंगाल की खाड़ी जलीय स्रोत पड़ता है। नेक्स्ट स्थिति में हम देखें तो हमारी सीमा का तीसरा जो प्रकार है वो दक्षिणी सीमा। दक्षिणी सीमा हमारी जलीय सीमा के साथ लगती है और जलीय सीमा हमें किस जलीय स्रोत के साथ दिखलाई पड़ती है? इस जलीय सीमा का संबंध हिंद महासागर के साथ लगता है। हिंद महासागर के साथ हमारी जलीय सीमा बनती है। श्रीलंका के दक्षिणवर्ती जो भाग है वो हिंद महासागर के रूप में फैला हुआ है। नेक्स्ट पश्चिमी जो सीमा है हमारी, पश्चिमी सीमा। पश्चिमी सीमा का संबंध भी हमारा जलीय सीमा के साथ पाया जाता है और यहां जो जलीय सीमा है वो हमें जलीय स्रोत के रूप में दिखलाई पड़ती है। इस जलीय स्रोत को कहा जाता है अरब सागर। अरब सागर के साथ लगती है। नेक्स्ट स्थिति हम देखें तो हमारी एक सीमा का जो प्रकार है वो कुछ अलग रूप से दिखलाई पड़ता है। वो है हमारे उत्तरी पूर्वी सीमा के साथ। जैसा कि हमने यहां भी देखा था, उत्तरी पूर्वी सीमा एक तरफ प्राकृतिक रूप से हिमालय से घिरी हुई है, वहीं जहां हिमालय का समाप्ति भाग है उसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी पर्वत श्रृंखला है जो हमारे उत्तर पूर्व से प्रारंभ हो जाती है। इस पर्वतीय सीमा का जो संबंध है वो हमें पर्वत के साथ अराकान योमा के रूप में दिखलाई पड़ता है। तो किस प्रकार की है? पर्वतीय सीमा है
और पर्वतीय सीमा का संबंध किस पर्वत से पाया जाता है? तो ये पर्वतीय सीमा आराकान योमा पर्वत के साथ लगती है। आराकान योमा पर्वत। आराकान योमा पर्वत। इस प्रकार से हमारी भौगोलिक सीमाएं निर्धारित होती हैं। इन्हीं सीमाओं के साथ एक संक्षिप्त सी चर्चा पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा की करें तो वहां हमें दो प्रकार की सीमाओं का स्थान दिखलाई पड़ता है। एक हमारी मरुस्थलीय सीमाओं के साथ और वहीं एक हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के साथ अलग होती हुई नजर आती है। तो यह हमारी मुख्य रूप से सीमाओं की स्थिति थी जो हमें भारत की मुख्य भूमि की सीमाओं को इस प्रकार से आबद्ध करती हैं जिसको हम भौगोलिक भारत कहते हैं। वो इस प्रकार की सीमाओं से घिरा हुआ है, स्थलीय सीमा व जलीय सीमा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सीमाओं के प्रकार कितने हैं, भारत किस प्रकार की सीमाएं रखता है। इस संदर्भ में हम चर्चा करें तो हम आगे की स्थिति में हम देखें भारतीय सीमाओं के प्रकार। दो प्रकार की सीमाएं पाई जाती हैं। जैसा हमने अभी देखा, हमारी सीमाएं स्थलीय सीमाएं भी हैं और हमारी सीमाएं जलीय सीमाएं भी हैं। स्थलीय सीमाओं के साथ हमने पर्वतीय सीमाओं का निर्धारण देखा, जलीय सीमाओं के साथ तीन प्रकार के जलीय स्रोतों के साथ संबंध देखा। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर। इस प्रकार से हमारी जो स्थलीय सीमा है, उस स्थलीय जो सीमा का जो प्रकार है वो मुख्य रूप से प्राकृतिक होने के साथ साथ प्राकृतिक है और साथ साथ निर्धारित है। दो प्रकार की स्थलीय प्रकार सीमाएं पाई जाती हैं। प्राकृतिक जो पूर्णतः प्राकृतिक सीमाओं के रूप में निर्धारित है, किसी नदी द्वारा, किसी पर्वत द्वारा, किसी दलदली भाग द्वारा, किसी समुद्री सीमा द्वारा निर्धारित होती है। ऐसी सीमाओं को प्राकृतिक सीमाएं कहते हैं। जैसा हमने देखा तो प्राकृतिक सीमा और निर्धारित करने वाली जो सीमाएं हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो निर्धारित सीमा है। भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी हैं लेकिन उनके मध्य से जो विभाजन कर दिया गया वो एक निर्धारित सीमा रेखा के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमारी स्थलीय जो सीमाएं हैं वो दो प्रकार की सीमाएं हैं और स्थलीय सीमाओं की हमारी जो कुल लंबाई है वो हमें 15,200 किलोमीटर लंबाई के साथ फैली हुई पाई जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमाओं की कुल लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। भारतीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर पाई जाती है। वहीं हम जलीय स्थिति को देखें तो जलीय जो सीमाएं हैं वो हमें फिर पुनः दो अवस्थाओं में दिखलाई पड़ती है। एक है मुख्य भूमि की सीमा और नेक्स्ट है द्वीपों सहित सीमा। द्वीपों सहित सीमा, इसको हम कह सकते हैं द्वीपों सहित सीमा को कुल जलीय सीमा। कुल जलीय सीमा। इस प्रकार से यहां एक नया प्रश्न निकल करके आता है, भारत के दो प्रकार की जलीय सीमाओं में मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है उसकी लंबाई हमें कुल लंबाई के रूप में 6100 किलोमीटर अवस्था के साथ पाई जाती है। जो अभी हम मानचित्र के माध्यम से देखेंगे भारत की जलीय सीमा कौन सी है और मुख्य भूमि की जलीय सीमा कौन सी है। तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई जो हमारे तटवर्ती भाग है इस मुख्य भूमि को 6100 किलोमीटर के साथ देखा जाता है और वहीं हमारे द्वीपों की जो स्थिति है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के साथ उसको हम 7,516.6 किलोमीटर के साथ देखते हैं। ये कुल जलीय सीमा भी है और द्वीपों सहित जलीय सीमा भी है। इस प्रकार से हम देखें तो भारतीय जो जलीय सीमा है
वो द्वीपों सहित 7516.7 किलोमीटर है। यहाँ नेक्स्ट स्थिति आती है भारत की कुल जलीय जो सीमा है और स्थलीय सीमा है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो इस स्थिति में हम देखें तो 22,716.6 किलोमीटर कुल जलीय सीमा और स्थलीय सीमा की लंबाई बनती है। इस प्रकार से हमारे भारत की जो सीमाएं हैं निर्धारित हैं। इन सीमाओं के साथ पड़ने वाले पड़ोसी देशों की स्थिति को, सीमावर्ती स्थानों को हम इस स्थिति में देखेंगे। देखते हैं, चलते हैं हम आगे की ओर। डियर स्टूडेंट, देख पा रहे हैं भारत की आउटलाइन को। इस आउटलाइन में हम सबसे पहले हमारी सीमाओं की शुरुआत करते हैं स्थलीय सीमाओं से। स्थलीय सीमाओं में सबसे पहले हम प्रारंभ करें पाकिस्तान देश से। तो सबसे पहले हम स्थलीय सीमा की शुरुआत करते हैं। स्थलीय सीमाएं, और इन स्थलीय सीमाओं पर आबद्ध हमारे देशों की संख्या है वो 7 देश हैं। 7 देश मिलकर के और सीमा का निर्धारण करते हैं। सात देश मिलकर के सीमा का निर्धारण करते हैं। इन देशों में सबसे पहले हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम पाकिस्तान की आउटलाइन को देखते हैं, जो हमारे निकट पड़ोसी देशों में स्थिति रखता है। पाकिस्तान की हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसका संबंध इस प्रकार से पाया जाता है। ये जो स्थिति है ये पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान किस दिशा के साथ संबंध रखता है, तो सबसे पहले हम पाकिस्तान देश के साथ दिशा देखें। पाकिस्तान हमारा पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश है। पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश है। इस देश के साथ हमारी जो सीमाएं लगती हैं वो दो प्रकार से लगती हैं। प्राकृतिक सीमाएं जो हिमालय के साथ विभाजित होती हैं, और एक निर्धारक सीमा जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ निर्धारित की गई थी। हम देखें इस सीमा के संदर्भ में तो सबसे पहले हम जानते हैं सीमा रेखा, जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा पाई जाती है उसका नाम दिया गया रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। इस रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण था वो सबसे पहले 1947 में कर दिया जाता है। अर्थात इसका जो निर्धारण है वो निर्धारण 1947 में किया जाता है। रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण करने वाले थे उस समय अंतरराष्ट्रीय सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। उनके द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया जाता है। तो भारत की रेडक्लिफ रेखा का नाम उन्हीं के नाम पर रखा जाता है। निर्धारक कर्ता सर साइरिल रेडक्लिफ। इनके द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। अब यहां तथ्य निकल करके आता है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण 1947 में किया जाता है। तो भारत विभाजन की नीति के तहत इसका निर्धारण किया जाता है। भारत विभाजन की जो नीति थी वो किस योजना के तहत आई थी, ये भी ध्यान रख लें। तो याद रखें भारत विभाजन की नीति।
भारत विभाजन की नीति इसको कहा जाता है माउंट बैटन योजना। यह भारत विभाजन की नीति थी। 3 जून 1947 को इस योजना के द्वारा भारत विभाजन पर चर्चा की गई और अंततः अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हो जाता है और सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है। इसी सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। डियर स्टूडेंट, यहां ध्यान दें, उस समय पाकिस्तान जब बना था 1947 में, उस समय पाकिस्तान 2 हुआ करते थे। एक पाकिस्तान था और दूसरा पाकिस्तान था, एक पश्चिम दिशा की ओर और एक पूर्व दिशा की ओर। इसको कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान, इसको कहा जाता था पश्चिमी पाकिस्तान। इस रूप में हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, यह हमारी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों के साथ निर्धारित की गई थी। अब हम इसका अर्थ यहां लगाते हैं, पाकिस्तान और भारत के साथ पाई जाने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। यही रेखा 1971 में जब पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान के रूप में स्वतंत्र होकर के बांग्लादेश बन जाता है, अभी भी पाई जाती है। तो हमारा संबंध रेड क्लिफ रेखा के साथ पाकिस्तान व बांग्लादेश दोनों देशों के साथ पाया जाता है। नेक्स्ट स्थिति में हम आगे देखें, भारत की सीमा की लंबाई। हम ये चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, जिसको हम शॉर्ट में पाक कहते हैं। तो पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा है, उस सीमा की लंबाई हम पाते हैं 3310 किलोमीटर। लेकिन हमारे जो सीमा आयोग है, इसके द्वारा इसकी जो लंबाई है वो 3323 किलोमीटर मानी है। तथ्य अगर निकल करके आए तो 2 में से एक ही तथ्य एग्जाम में होगा, उसके अनुसार आपको इसका आंसर निकालना है। हमारे साथ कुछ इस प्रकार की जो सीमाएं हैं वो दिखलाई पड़ती हैं, जिनमें हमारे पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट स्थिति में हम चर्चा करें इसके साथ लगने वाले राज्यों की स्थिति। और राज्य हैं भारत के संदर्भ में, भारत के वे राज्य जो इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। उन राज्यों में गुजरात पहला राज्य है, दूसरा राज्य राजस्थान, नंबर 3 राज्य पंजाब है, और 4th राज्य जिसको वर्तमान में यूटी के नाम से जाना जाता है, जम्मू व कश्मीर। अभी ये यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन चुका है, तो यहां याद रखेंगे यूटी रहेगा। इस प्रकार से 4 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीमाएं हैं वो हमारे भारत और पाकिस्तान की रेड क्लिफ लाइन को स्पर्श करती हैं। और इस रेड क्लिफ लाइन की जो लंबाई है वो हमने 3310 किलोमीटर के साथ देखी है। यहां इस अंतरराष्ट्रीय सीमा में कुछ विवादित स्थिति भी रही, जिसको लेकर के हमारी इस लंबाई को भारत ने अस्वीकार कर दिया है। इसके अधीन पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर का जो भाग है ये भारत को अमान्य है, भारत को अमान्य है, तथा पाकिस्तान इसको अपने सीमा क्षेत्र के रूप में मानता है। इसलिए
हमारी इस सीमा को हम वास्तविक सीमा का नाम नहीं देते हैं। वर्तमान में इसको हम कुछ राज्यों की सीमाओं के साथ इस प्रकार से समायोजित करके देखें। कौन कौन से राज्य किस क्रम में हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो सबसे पहले हम पाते हैं गुजरात राज्य, गुजरात राज्य की सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन। दक्षिण से उत्तर की क्रम में चले, नेक्स्ट राज्य आता है राजस्थान राज्य, थर्ड राज्य आता है पंजाब राज्य, और अंततः स्थिति आती है जम्मू व कश्मीर, जो वर्तमान में यूनियन टेरिटरी के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से हमारे 4 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पाकिस्तान को स्पर्श करती है, और इसी सीमा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। अब हम देखें, भारत व पाकिस्तान हमारी सीमाओं पर स्थित उत्तर पश्चिम व पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश है। भारत व पाकिस्तान के मध्य समय समय पर लेकर सामरिक महत्व को, समय समय पर लेकर के सीमाओं को तथा विभिन्न प्रकार के जल विवादों को लेकर हमेशा लगभग चर्चा का विषय बना रहता है। तो हम भारत और पाकिस्तान के मध्य वर्तमान समय में जो विवादित स्थिति रही है उसको हम देखते हैं। भारत व पाकिस्तान के मध्य विवाद, भारत व पाकिस्तान के मध्य विवाद। डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो तथ्य है, एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है मैक्सिमम यहीं से होता है, कौन से विवाद किन देशों को लेकर के बने हुए हैं। और हाल ही में कुछ चर्चा में भी है ऐसे ही विवाद, जहां चर्चा लेटेस्ट बनती है, हाल ही स्थिति में होती है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम कुछ विवादों की स्थिति को देखें। हमारे भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे जो पहला विवाद आया वो विवाद था सिंधु जल विवाद। सिंधु नदी जल विवाद। क्या था ये सिंधु नदी जल विवाद? सिंधु नदी जल विवाद तिब्बत क्षेत्र से बहती हुई सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य से होती हुई पाकिस्तान की ओर प्रवाहित होकर कराची शहर के निकट अरब सागर में मिल जाती है। तो ये 3 क्षेत्रों से तिब्बत, भारत व पाकिस्तान को सिंचित करती है। भारत में जब ये प्रवेश करती है उस समय इसके ऊपर कुछ बांध भारत सरकार द्वारा बना लिए गए हैं, उनमें पानी को रोकने को लेकर के विवाद रहा। इसका अधिकांश अपवाहित क्षेत्र है वो पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन भारत से गुजरने के कारण इस सिंधु नदी व सिंधु की सहायक नदियों के ऊपर बांध बना करके जल को रोककर भारत इसका उपयोग करना चाहता था। इसको लेकर के पाकिस्तान ने इस विवाद को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उठाया है। इसी को कहा जाता है सिंधु जल विवाद, अर्थात जल बंटवारा। जल बंटवारे को लेकर के विवाद हुआ। इस विवाद को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ, और वो समझौता हुआ 1960 में। इसको कहा जाता है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता। इसके तहत ये ध्यान रखेंगे, इसके तहत इससे बहने वाली जो नदियां थी उन नदियों की जलराशि को निर्धारित कर दिया गया। पूर्वी व पश्चिमी जो नदियां थी उनका 50% उपयोग पाकिस्तान करेगा तथा 50% उपयोग है वो भारत करेगा। अंततः इस विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इसी को कहा जाता है 1960 का सिंधु जल समझौता। इस विवाद को
वर्तमान समय में भी पाकिस्तान अस्वीकार करता है तथा अतिरिक्त जल की मांग करता है, जो भारत के लिए सामरिक महत्व का, भारत के लिए पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर विवादों में खरास उत्पन्न करता है। नेक्स्ट स्थिति विवाद नंबर 2 की बात करें हम, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य दूसरा विवाद रहा, इसको कहा जाता है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर विवाद। इस विवाद का संबंध रहा 1947 विभाजन के समय। विभाजन के समय विवाद आया। थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या था विवाद, लॉजिक को समझेंगे। जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्राप्त कर रहे थे, 1947 अगस्त 1947 को जब इसका विभाजन कर दिया गया था, उस समय एक रियासत जिसको जम्मू कश्मीर रियासत के नाम से जानते थे, वो स्वतंत्र होना चाहते थे। जब अंततः भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया, पाकिस्तान की सरकार द्वारा, वहां की स्थानीय कबायलियों द्वारा उनको उस पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र को दबाने का प्रयास किया गया। अंततः वहां के राजा हरि सिंह द्वारा भारत सरकार के साथ एक संधि समझौता किया जाता है, अर्थात विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। उस समय का जो क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा चीन का अपने अधिकार में लिया गया है, उसको कहा जाता है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। तो ये विवाद 1947 इंपोर्टेंट है, ध्यान देने योग्य तथ्य यही है इसमें। पीओके विवाद प्रारंभ हुआ 1947 भारत विभाजन के साथ ही प्रारंभ हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट जो विवाद आता है, विवाद नंबर 3, इसको कहा जाता है एलओसी विवाद, लाइन ऑफ कंट्रोल विवाद। यहां ध्यान देने योग्य बात है, एलओसी विवाद क्या था? पाक अधिकृत कश्मीर का वह भाग जो वर्तमान में पाकिस्तान के पूर्ण अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन एलओसी वह भाग है जहां वर्तमान में भी पाकिस्तान की सेना द्वारा भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए कुछ क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए आगे तक आ जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। यही विवाद कहलाता है एलओसी विवाद या लाइन ऑफ कंट्रोल विवाद, जिसको लेकर दोनों के बीच असहमति बनी हुई है। इस पर असहमति है, अर्थात भारत व पाकिस्तान दोनों इसको लेकर के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जा चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की शरण में जा चुके हैं, अर्थात एलओसी का विवाद है वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में लंबित है। इसको भी पाकिस्तान बार बार उल्लंघन करता है। सीज फायर की जो घटना है अमूमन यहां देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम चर्चा करें विवाद की। विवाद की श्रेणी में नेक्स्ट विवाद आता है सर क्रीक विवाद। सर क्रीक विवाद यह एक दलदली भूमि क्षेत्र है जो गुजरात के समुद्र के निकट लगने वाला अरब सागर के तटवर्ती भाग का स्थान है और इसका विस्तार 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास पाया जाता है। यह भारत की वह भू क्षेत्र जहां भारत के मछुआरे इस अरब सागर से होते हुए इस सरक्रिक क्षेत्र में चले जाते हैं। पाकिस्तान द्वारा उन मछुआरों को अपने अधिकार क्षेत्र में या अपनी गिरफ्त में ले लिया जाता है। बार बार इस सीमा का उल्लंघन जो भारतीय सीमा में होते हुए भी पाकिस्तान करता है, वर्तमान में विवाद का कारण बना हुआ है। इसी को कहा जाता है सर क्रीक विवाद। लेकिन प्रश्न क्या होगा? सर क्रीक है, सर क्रीक क्या है? एक दलदली सीमा है, दलदली सीमा है जो भारत व पाकिस्तान के मध्य है। भारत व पाकिस्तान के मध्य है। भारत का यह क्षेत्र गुजरात राज्य में पड़ता है और यहां यह भी ध्यान देंगे गुजरात राज्य में 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है सर क्रीक। और भी ध्यान देंगे सर क्रीक व कोरी क्रीक गुजरात राज्य में सीमा के निकट पड़ने वाले क्षेत्र हैं। नेक्स्ट अपनी जो विवाद की स्थिति है
उस विवाद की स्थिति में हम चर्चा करें तो भारत और पाकिस्तान के मध्य वर्तमान में जो विवाद है वो है हमारी जलीय सीमाओं के अतिरिक्त एक पाइपलाइन को लेकर के, इसको कहा जाता है सामरिक विवाद। सामरिक विवाद। हाल ही में 3 देशों के बीच एक गैस पाइपलाइन जो भारत तक आएगी, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान व भारत 3 देश मिलकर के एक पाइपलाइन जो ईरान से लेकर भारत तक आनी है, इसके विस्तार को लेकर के पाकिस्तान ने अपनी असहमति जताई है और यही वर्तमान में एक चिंता का विषय भी है जो भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के मध्य कुछ विवाद हैं। उन विवादों में हम एक विवाद को अतिरिक्त और देखें जो पुराना विवाद है, लेकिन हाल ही में कुछ समय से ये शांत स्थिति में है। देखिए हमारा अंतिम विवाद भारत और पाकिस्तान के लिए, इस विवाद को कहा जाता है सियाचिन विवाद। सियाचिन, और ये अपने आप में क्या है? सियाचिन एक ग्लेशियर है। अब ये विवाद ग्लेशियर को लेकर के नहीं है, विवाद है वो है सियाचिन भूमि क्षेत्र को लेकर के। भारत व पाकिस्तान के मध्य जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जिसको सियाचिन ग्लेशियर कहा जाता है, इस सियाचिन ग्लेशियर का भारत और पाकिस्तान के मध्य अधिकार क्षेत्र कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। भारत के अधिकार में सियाचिन ग्लेशियर का 2/3 भाग है, 2/3 भाग, तथा पाकिस्तान के पास इसका भाग है पाकिस्तान के साथ 1/3 भाग। कुछ इस प्रकार से ये स्थिति भारत व पाकिस्तान के बीच बनी है। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। यहां प्रश्न जो अतिरिक्त निकल करके आता है, डियर स्टूडेंट, इंपोर्टेंट है, करंट को लेकर के भी है। यहां जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था, उस समय सियाचिन ग्लेशियर वाले क्षेत्र के ऊपर पाक अधिकृत कश्मीर वाले भाग पर कब्जा हो चुका था, लेकिन लंबे समय तक एक हाई हिल स्टेशन होने के कारण न भारतीय सेना उस सीमा पर रुक सकती थी, न पाकिस्तान की सेनाएं उस सीमा पर रुक सकती थी। अंततः दोनों देशों ने निर्णय किया क्यों नहीं इस भू क्षेत्र को खाली कर दिया जाए। कुछ समझौते के तहत ऐसा ही हुआ, भारतीय सेना को वहां से हटा लिया गया, लेकिन तत्काल पाकिस्तान की सेना ने उस क्षेत्र को संपूर्ण अपने अधिकार में लेने के लिए आगे तक बढ़ गई। इसके विरोध में भारत की सेना द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। इसके तहत बाकी शेष भाग को खाली करवा लिया जाता है। तो प्रश्न निकल कर के आता है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में इस भूभाग को खाली करवाने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कहलाता है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत। ये थे हमारे भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के कारण। अब हम देखें भारत और पाकिस्तान के मध्य वर्तमान समय में चीन को कुछ बंदरगाह के रूप में लीज पर दिए जाने को लेकर के भी मतभेद हुआ है। इस समस्या के निदान के लिए भारत ने भी इसी क्षेत्र के नजदीक हमारी सीमा चौकसी को बढ़ा दिया गया है। अब हम आगे चलें और देखें हम भारत व अफगानिस्तान के मध्य सीमा की स्थिति। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत व अफगानिस्तान, हम देखें भारत व अफगानिस्तान के मध्य जो सीमावर्ती भाग है, उस सीमावर्ती भाग की जो कुछ आउटलाइन है वो इस प्रकार से दिखलाई पड़ती है। भारत व अफगानिस्तान की जो सीमा है, सीमा की लंबाई
80 किलोमीटर। और क्वेश्चन होता है भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान देश के साथ लगती है। सीमा का नाम इस सीमा को कहा जाता है डूरंड रेखा। इस सीमा का जो निर्धारण था वो किया गया सन 1900 इस सीमा का जो निर्धारण था वो किया गया 1896। 1896। अब ध्यान दें 1896 में इसका निर्धारण होता है, अर्थात भारत व पाकिस्तान उस समय एक ही देश हुआ करता था। तो डूरंड सीमा वर्तमान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान व भारत 3 देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, लेकिन वर्तमान में इसकी जो लंबाई है भारत के साथ केवल और केवल 80 किलोमीटर की पाई जाती है। वर्तमान में इस सीमा का जो क्षेत्र है वो भी भारतीय सीमाओं के साथ नहीं लगता है। तो इस प्रकार से इसका जो निर्धारण करता था सर मोर्टिमर डूरंड। सर मोर्टिमर डूरंड द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। इस प्रकार से हम देखें तो हमारी जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं पर भारत और अफगानिस्तान को लेकर के कोई विवाद नहीं रहे, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है कि वर्तमान में यह सीमा पीओके का भाग होने के कारण भारत के साथ नहीं लगती है। भारत के साथ नहीं लगती है। यही लेकर के प्रश्न किया जाता है, क्या वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है? ये पाक अधिकृत कश्मीर का भाग होने के कारण हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच ही ये सीमा निर्धारित होती है। अब अफगानिस्तान के साथ हमारी भारतीय सीमा नहीं लगती। याद रखें, एक प्रश्न यहां से हटा करके ये भी दे दिया जाता है, डूरंड रेखा की सर्वाधिक लंबाई और देश पूछ लिया जाए सर्वाधिक लंबाई तो पाकिस्तान व अफगानिस्तान होंगे। डूरंड रेखा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य सर्वाधिक लंबाई के साथ लगती है। डियर स्टूडेंट, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी वक्त। धन्यवाद।